वैसे तो विदेश मंत्रियों की बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण से प्रायः शिखर बैठकों पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है मैटर या वीडियो के संदर्भ में। लेकिन कुछ विदेश मंत्रियों की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उन पर परीक्षा प्रश्न भी बनते हैं। इसी प्रकार की एक बैठक क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक थी। लेकिन विदेश मंत्रियों की इस बैठक के साथ साथ जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर गए विदेश यात्रा पर तो कई अन्य बैठकें भी हुई। यह बैठक 25 से 30 जुलाई के बीच संपन्न हुई और सबसे पहले इस यात्रा क्रम में विदेश मंत्री लाओस गए और 25 से 27 जुलाई के बीच ये अपनी बैठकों में एक तो पूर्वी एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए और कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई। 25 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई और 26 जुलाई को आसियान विदेश मंत्री सम्मेलन में शामिल हुए। आसियान विदेश मंत्री के सम्मेलन में तीन उप संगठन कह सकते हैं, आसियान भारत, पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के रूप में ये बैठकें हुई। और उसके बाद विदेश मंत्री 28 जुलाई से 30 जुलाई तक जापान की यात्रा पर रहे। जापान की यात्रा पर जापान के विदेश मंत्री के साथ तो उनकी बैठक हुई ही। एक उन्होंने टोक्यो में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया और जो मुख्य बात थी वो थी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होना। तो 29 तारीख को विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के कारण यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो उठी। सिर्फ इस वजह से नहीं कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, बल्कि इस वजह से कि एक नई लाइन भारत की विदेश नीति की दिखाई पड़ी। उस नई लाइन में जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपनी रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान संकेत दे दिया था और उन्होंने कहा था कि युद्ध का मैदान समाधान का मंच नहीं हो सकता, उसी कुछ लाइन पर विदेश मंत्री ने वहाँ पर अपनी लाइन ली और कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भारत गहरी चिंता व्यक्त करता है। हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से एक अलग लाइन दिखाई पड़ी जिसमें रूस से कुछ दूरी के संकेत प्राप्त हुए और अमेरिकी नज़दीकी दिखाई पड़ी। ये कहा जा सकता है कि ये विदेश मंत्री के स्तर पर हुआ है, किसी शिखर बैठक के दौरान नहीं हुआ है। लेकिन क्वाड की बैठक इसी वर्ष 2024 में शीर्ष बैठक भी संपन्न होगी। तो क्या भारत अलग लाइन लेगा या फिर किसी प्रकार से रूस से मित्रता में बाधा न उत्पन्न हो, उसके लिए कुछ कूटनीतिक बात करेगा? ये देखने की बात होगी। उल्लेखनीय है कि 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में होगी। और अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि क्वाड क्या है। क्वाड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का संक्षिप्ताक्षर है। क्वाड किस लिए बनाया गया था? तो क्वाड स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत एवं नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने के लिए बनाया गया था, यानी शेयर्ड विजन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। इस वजह से क्वाड की स्थापना की गई थी। पहली स्थापना तो 2007 में की गई थी, लेकिन 8 तक ये समाप्त भी हो गई और फिर से इसकी पुनर्स्थापना करनी पड़ी।
वह पुनर्स्थापना 2017 में हुई और इस संगठन की प्रकृति अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है। अब देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भू राजनीतिक दृष्टि से इंडो पैसिफिक शब्द का प्रायः प्रयोग नहीं होता था। उसका कारण ये था कि चीन इस बात को नहीं मानता था कि इंडो पैसिफिक कोई अवधारणा है। लेकिन भू राजनीति के बाहर ये कोई नई बात नहीं थी। इसका पहला प्रयोग एक ब्रिटिश वकील एवं नृवंश विज्ञानी थे, वो करते थे। उन्होंने किया था और बताया था कि मानव व्यापार एवं विनिमय के लिए हिंद प्रशांत का प्रयोग और व्यवहार बहुत पहले से होता रहा है। इस्लाम का मध्य पूर्व से पूर्व की ओर, हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म भारत से बाहर की ओर जो गया, इसमें हिंद प्रशांत की अवधारणा व्यक्त होती है। नया इंडो पैसिफिक पूर्वी एशिया की आर्थिक महाशक्ति को दक्षिण एशिया से जोड़ता है और इसमें जो मुख्य चुनौती है वो है चीन का व्यवहार। चीन क्या करता है दक्षिणी प्रशांत में, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया के साथ हो, तमाम द्वीपों पर उसके विवाद हैं और उसकी शक्ति हिंद महासागर से पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत तक बढ़ रही है। इसमें जो नई नीति चीन ने अपनाई उसको कहते हैं चीन की भेड़िया योद्धा कूटनीति, वोल्फ वॉरियर। शी जिनपिंग के आने के बाद इसमें तेजी आई है। वोल्फ वॉरियर कूटनीति क्या है? यानी कि अगर कोई भी बात चीन के विरुद्ध की जाएगी तो वह उसका जवाब देगा और जैसे कि वो तैसा के अनुरूप तुरंत हमला करेगा, तुरंत आक्रमण करेगा। तो इंडो पैसिफिक एक स्थान को परिभाषित नहीं करता है, एक क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसमें मुख्य चुनौती चीन का व्यवहार है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिना आत्मसमर्पण या बिना संघर्ष के चीनी आक्रामकता का मुकाबला कैसे करें, यही मुख्य चुनौती है। क्वाड की चुनौती आगे भी यही रहेगी। इसी बात को देखते हुए 4 क्वाड के देश यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत संलग्न है कि कैसे चीन की इस चुनौती का सामना करने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।